नमस्कार दोस्तों, सरल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सामान्य हिंदी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आगे आने वाले एग्जाम जैसे कि बिहार दरोगा के मेंस एग्जाम, बिहार एसएससी के मेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस सेट में हम टोटल 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई भी सवाल आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है, इसीलिए किसी भी क्वेश्चन को स्किप न करें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि सारा सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि आपने पहले के हिंदी के वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें भी आप देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। आज का पहला सवाल है, मृत्यु धन उपरांत में संधि करने से कौन सा शब्द निर्मित होगा। आपको बताना है कि मृत्यु धन उपरांत का जब हम संधि करेंगे तो कौन सा नए शब्द का निर्माण होगा। तो ये हो जाएगा आपका मृत्युपरांत, यानी कि आंसर है ऑप्शन बी। जिस प्रकार ऑप्शन बी में लिखा है मृत्यु उपरांत, ये है आपका मृत्यु धन उपरांत। इन दोनों से मिल करके संधि करने पर मृत्यु उपरांत बन जाएगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख शब्द में कौन सा तत्सम रूप है। आपको बताना है कि ये जो शब्द है आँख, इसका तत्सम रूप कौन सा है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा तत्सम रूप है आँख शब्द का। तो ये है आपको अक्षी। तो आंसर है ऑप्शन ए अक्षी, ये आँख का तत्सम रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास किसे कहते हैं। समास किसे कहते हैं, तो समास शब्दों के मेल को कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समास शब्दों के मेल को कहते हैं। याद रखिएगा, शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ऑप्शन है आंसर सी। अगला सवाल है, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यानी कि आपको बताना है कि चार ऑप्शन जो दिए हैं, इन चारों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। पहला है वह दंड के योग्य है। नेक्स्ट है वह दंड लेने योग्य है। फिर है वह दंड पाने योग्य है, या फिर वह दंड देने योग्य है। आपको बताना है कि ए बी सी डी में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो ये है आपको ए जो वाक्य है वह दंड के योग्य है, ये शुद्ध वाक्य है। बाकी तीनों ये जो है ये आपको गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वह दंड के योग्य है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प वर्ग का उच्चारण स्थान आपको बताना है कि प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। दंत, कंठ, ओष्ठ या फिर मूर्धा। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, प वर्ग का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओष्ठ। समझ लीजिए इसका मतलब क्या हुआ। जिनका उच्चारण ओष्ठ से हो उन्हें हम ओष्ठ वर्ण कहते हैं। यानी कि जब हम किसी भी वर्ण को बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, और यदि वो हमारे होठ के थ्रू हो तो हम उस वर्ण को क्या कहेंगे, ओष्ठ वर्ण। ठीक है, तो प वर्ग में जितने भी आते हैं वो ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। इसके अलावा और भी हैं दो वर्ण, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इनका भी उच्चारण ओष्ठ से होता है। तो याद रखिएगा, प वर्ग और इसके अलावा छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ईमानदारी कौन सा संज्ञा है। आपको बताना है कि ये जो ईमानदारी शब्द है ये कौन सा संज्ञा है। ईमानदारी ये जो शब्द है ये भाववाचक संज्ञा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाववाचक संज्ञा। अब समझ लीजिए कि ये भाववाचक संज्ञा क्या होता है। देखिए, जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जिस संज्ञा से यदि किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण यानी कि क्वालिटी या फिर उसके धर्म का बोध हो तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये ऑप्शन में ये जो दिया है भाववाचक, यानी कि ईमानदारी ये जो शब्द है इससे क्या पता चल रहा है, व्यक्ति के गुण का पता चल रहा है कि वह व्यक्ति जो है वो ईमानदार व्यक्ति है। तो इसलिए ये कौन सा संज्ञा हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि भाववाचक संज्ञा क्या होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ, ये किस प्रकार का वाक्य है। यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ, ये है आपको संकेतवाचक वाक्य। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संकेतवाचक वाक्य। यहाँ पर ये संकेतवाचक वाक्य क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये जो आप सेंटेंस देख रहे हैं, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ, यहाँ पर ये जो वाक्य है इसमें प्रदर्शित किया जा रहा है संकेत का, कि यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ। तो इसलिए ये जो वाक्य है ये संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर संकेत दर्शाया जा रहा है। आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अंगुली शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा।
अंगुली शब्द जो है इसका आपको तद्भव रूप बताना है कि अंगुली शब्द जो है ये तत्सम है, इसका तद्भव रूप हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको उंगली। तो आंसर है ऑप्शन ए उंगली। अंगुली का तद्भव रूप हो गया उंगली, आंसर है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। गोल विशेषण है, ये जो आप शब्द देख रहे हैं गोल, ये किस प्रकार का विशेषण है, गोल। गोल जो है ये आपको गुणवाचक विशेषण है, तो आंसर हो गया ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण। अब समझ लीजिए कि ये गुणवाचक विशेषण क्या होता है। तो देखिए, जिस विशेषण से गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, अवस्था आदि का बोध हो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। समझ लीजिए, एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। जिस विशेषण से किसी चीज़ के गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव, दशा या अवस्था इत्यादि चीज़ों का बोध हो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए, अच्छा, बुरा, सीधा, लंबा, गोल, ये सारे जो और भी सारे जो एग्जाम्पल आते हैं इसके अंतर्गत वो सारे जो हैं गुणवाचक विशेषण हैं, जिससे किसी भी वस्तु का आकार वगैरह या फिर उसका स्वभाव वगैरह पता चल रहा हो। जैसे कि यहाँ पे आप ये जो वर्ड देख रहे हैं गोल, इससे क्या पता चल रहा है, वस्तु का गुण, तो इसलिए कौन सा विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्या आप जा रहे हैं, क्या में कौन सा निपात है, आपको बताना है कि ये जो सेंटेंस है क्या आप जा रहे हैं, यहाँ पर ये जो शब्द है क्या, ये किस प्रकार का निपात है, तो आपको बताना है ये किस प्रकार का निपात है। क्या आप जा रहे हैं, ये जो वाक्य है यहाँ पर ये जो क्या है ये आपको प्रश्नबोधक निपात है, तो आंसर हो गया ऑप्शन बी प्रश्नबोधक निपात। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रश्नबोधक निपात है, यानी कि निपात होता क्या है, तो समझ लीजिए दोस्तों कि निपात क्या है। देखिए, जब किसी भी बात पर हम अतिरिक्त भार देने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे हम निपात कहते हैं। यानी कि यदि हम कोई वाक्य बोल रहे हैं और उसमें हम ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं ताकि वाक्य में अतिरिक्त भार पड़े तो उसे हम निपात कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे सेंटेंस जो देख रहे हैं, क्या आप जा रहे हैं, यहाँ पर ये जो क्या शब्द है ये एक निपात है, और ये किस प्रकार का निपात है, तो प्रश्नबोधक निपात है। निपात के बारे में और भी डिटेल में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे कल के वीडियो को देख सकते हैं। कल के वीडियो में मैंने निपात के बारे में, उसके जितने भी प्रकार हैं, जितने भाग हैं, सारे डिटेल में मैंने बताया है कि कौन कौन से होते हैं। तो कल वाले वीडियो को आप देख सकते हैं, वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। ये जो शब्द है सावधानी, इसमें कौन से प्रत्यय का यूज़ हुआ है, तो ये जो सावधानी शब्द है इसमें अंत में ई, बड़ी ई शब्द, ये जो शब्द है सावधानी, इसमें बड़ी ई प्रत्यय का यूज़ हुआ है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बड़ी ई। अब आप सोच रहे होंगे प्रत्यय क्या होता है, तो देखिए दोस्तों, प्रत्यय को हम इंग्लिश में सफिक्स कहते हैं। ये होता क्या है, तो ये वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर एक नया शब्द बना देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो इसी प्रकार अगर सावधान वर्ड है, सावधान शब्द है, इसमें अगर बड़ी ई जुट जाए तो ये एक नया शब्द बना देगा सावधानी। तो ठीक इसी प्रकार ई जो है बड़ी ई, ये आपको यहाँ पे प्रत्यय के रूप में हम इस्तेमाल किए हैं, तो आंसर हो गया ऑप्शन ए बड़ी ई। आगे बढ़ते हैं। प्रतिदिन कौन सा समास है, आपको बताना है कि ये जो शब्द है प्रतिदिन ये किस प्रकार का समास है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास। ये प्रतिदिन जो शब्द है ये अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास क्या होता है ये समझ लीजिए। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता रहती है और इसका पूर्व पद अव्यय होता है। ठीक है, पूर्व पद क्या होता है, अव्यय होता है। अब आप सोच रहे होंगे ये अव्यय क्या होता है, तो समझ लीजिए अव्यय क्या है, जिन शब्दों के उपयोग में लिंग, वचन, पुरुष आदि में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे हम अव्यय कहते हैं। ठीक है, जिन शब्दों के उपयोग में लिंग, वचन, पुरुष आदि में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो उसे हम अव्यय कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो शब्द है प्रतिदिन, इसमें पूर्व पद है प्रति, तो इसके लिंग, वचन या पुरुष हम किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ये किस प्रकार का समास हो गया, अव्ययी भाव समास हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अव्ययी भाव समास। आगे बढ़ते हैं। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, ये जो आप देख रहे हैं ज्ञ वर्ण, ये किन वर्णों के संयोग से बना है, तो आंसर है ऑप्शन बी ज हलंत धन इय।
ज हलंत धन इय से मिल करके बनता है ज्ञ वर्ण। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? आपको बताना है कि हिंदी के वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन कौन से हैं। तो देखिए, हिंदी के वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण है अंग अ। तो आंसर है ऑप्शन सी अंग अ। देखिए, अयोगवाह वर्ण क्या होते हैं ये जान लीजिए। अयोगवाह वर्ण अनुस्वार और विसर्ग को कहते हैं। यहाँ पे आप जो ये देख रहे हैं अंग, इसमें ये जो ऊपर में ये डॉट है ये है आपको अनुस्वार, और ये विसर्ग में आपको जो डबल डॉट है इसे हम बोलते हैं विसर्ग। तो यही है आपको अनुस्वार और विसर्ग, इसे हम अयोगवाह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ना तो स्वर के अंतर्गत आते हैं और ना ही व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? ये अयोगवाह कहलाते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अयोगवाह कौन कौन से हैं और इन्हें हम क्यों कहते हैं। क्यों कहते हैं एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। अयोगवाह जो होते हैं वो न तो स्वर के अंतर्गत आते हैं और न ही व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं? अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार जो होता है ये आपको डॉट होता है ऊपर में, और विसर्ग जो होता है ये आपको डबल डॉट होता है किसी भी शब्द के अंत में। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। प वर्ग का अंतिम व्यंजन कौन सा है? प वर्ग का आपको अंतिम व्यंजन बताना है कि ये प वर्ग है उसके सबसे लास्ट में कौन सा व्यंजन आएगा। तो वो है आपको म। देखिए दोस्तों, प वर्ग का मतलब समझ लीजिए। प फ ब भ म आपने पढ़ा होगा हिंदी में क ख ग घ, उसी तरह प फ ब भ म। तो प वर्ग के अंतिम में कौन सा व्यंजन आता है? तो ये है आपको म, सबसे लास्ट में आता है म। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है ये आपको बताना है। तो हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। तो आंसर है ऑप्शन डी अपभ्रंश से। आंसर ऑप्शन डी अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम का चिन्ह है? आपको बताना है कि इन चारों चिन्ह में से कौन सा अल्प विराम का चिन्ह है। तो देखिए दोस्तों, इन चार ऑप्शन में से अल्प विराम का चिन्ह ये है ऑप्शन ए। तो आंसर है ऑप्शन ए। ये जो जिसे हम इंग्लिश में कॉमा बोलते हैं, ये है आपको अल्प विराम का चिन्ह। आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है? आपको बताना है कि ये जो चार ऑप्शन दिए हैं, बड़ा, ऐसा, काली, इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है। तो ये है आपको काली। आंसर है ऑप्शन सी काली। ये देखिए, इसका अगर हम पुल्लिंग करें तो हो जाएगा काला, और स्त्रीलिंग में हो गया काली। तो ये है पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। झूठ मत बोलो, इस वाक्य में मत कौन सा निपात है? झूठ मत बोलो, ये जो सेंटेंस है इसमें आपको बताना है कि ये मत कौन सा निपात है। तो ये आपको निषेध बोधक निपात है। समझ लिए निषेध बोधक निपात क्या होता है। जैसे कि यदि हम कोई वाक्य बोल रहे हैं तो उसमें हम अधिक जोर देने के लिए मत का यूज़ कर दिए, झूठ मत बोलो। तो यहाँ पे जो मत हो गया ये आपको निपात हो गया, लेकिन किस प्रकार का निपात है? तो निषेध बोधक निपात है। ठीक है, क्लियर हो गया निपात के बारे में। आगे बढ़ते हैं। बेइंसाफ़ी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? बेइंसाफ़ी में आपको बताना है कि कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो बेइंसाफ़ी में बे उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए बे। देखिए दोस्तों, अब समझ लीजिए कि उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग को हम इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं, और ये क्या होता है? वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़ करके एक नया शब्द बना दे, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर ये इंसाफ, ये जो शब्द है इसके आगे जुट गया है बे, और ये एक नया शब्द का निर्माण कर दिया जिसे हम बोल रहे हैं बेइंसाफ़ी। तो क्लियर हो गया कि उपसर्ग क्या होता है। ये किसी भी शब्द के आगे जुड़ जाता है और एक नए शब्द का निर्माण कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मा का विपरीतार्थक शब्द बताना है कि आत्मा का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। आत्मा का विपरीतार्थक शब्द है अनात्मा। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए अनात्मा। आत्मा का विपरीतार्थक शब्द है अनात्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आग कौन सा शब्द है? आग ये जो शब्द है ये किस प्रकार का शब्द है? आपको बताना है कि आग कैसा शब्द है। तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर विदेशज है। आग है ये तद्भव शब्द है। याद रखिएगा कि आग किस प्रकार का शब्द है? तद्भव शब्द है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं।
वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो हम वर्णमाला कहते हैं। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी, वर्णमाला। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपको बताना है कि कुमुदनी किस प्रकार हम लिखते हैं। कुमुदनी को किस प्रकार लिखते हैं, इनमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी है, ये आप बताइए हमें। तो कौन सा आंसर है? आंसर है ऑप्शन बी। जिस प्रकार ऑप्शन बी में कुमुदनी लिखा है, ये है कुमुदनी का शुद्ध वर्तनी। तो अब क्लियर हो गया कि कुमुदनी किस प्रकार लिखते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत लोग कुमुदनी लिखने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। जिस प्रकार ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, ये है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो ये है आपको ऑप्शन बी में, जादूगर में। जादूगर में प्रत्यय का यूज़ हुआ है। किस प्रत्यय का यूज़ हुआ है? तो गर। देखिए अब समझ लीजिए कि प्रत्यय क्या होता है। अभी मैंने बताया कि प्रत्यय वह शब्दांश होता है जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़ जाता है और नया शब्द बनाता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो ठीक यहाँ पर ये जो जादू शब्द है, जादू शब्द में गर जुड़ गया है और ये जो गर प्रत्यय जुड़ करके एक नया शब्द का निर्माण किया है, जिसे हम जादूगर कह रहे हैं। तो क्लियर हो गया प्रत्यय कौन सा है? गर। गर ऐड हो गया है। तो इनमें से कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय लगा हुआ है? तो वह है जादूगर। आगे बढ़ते हैं। ये आपको बताना है कि तन पर नहीं लता पान खाए अलबता। ये जो लोकोक्ति है, तन पर नहीं लता पान खाए अलबता, इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है झूठा दिखावा करना। यानी कि तन पर नहीं लता पान खाए अलबता, इस लोकोक्ति का अर्थ हुआ झूठा दिखावा करना। आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है। आपको बताना है कि इनमें से ये जो ABCD है, कौन सा गलत लिखा हुआ है, किसकी वर्तनी अशुद्ध है। तो कौन सी है? तो ये है आपको अनुकूल। अनुकूल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे जो कूल है ये आपको बड़ा ऊ होगा। ठीक है, तो ये गलत है, बाकी ये सारे सही हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अशुद्ध कौन सा है। तो अशुद्ध है अनुकूल, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से व्यंजन संधि कौन सा है। तो ये है आपको ऑप्शन बी, सत्कार। सत्कार ये जो शब्द है, ये व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि क्या होता है, ये जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, यदि व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण या फिर स्वर वर्ण की संधि से व्यंजन में कोई विकार उत्पन्न हो, तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया व्यंजन संधि। तो क्लियर हो गया आपको कि ये सत्कार ये जो शब्द है, ये व्यंजन संधि है। आगे बढ़ते हैं। निराशा का सही संधि विच्छेद इन चारों में से कौन सा है। निराशा का सही संधि विच्छेद, तो ये है आपको ऑप्शन बी, निह धन आशा। ये हो जाएगा निराशा का सही संधि विच्छेद, निह धन आशा। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अंगूठी का नेग होना का क्या अर्थ है। ये जो आप मुहावरा देख रहे हैं, अंगूठी का नग होना, ये इसका क्या अर्थ होगा? अंगूठी का नग होना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुरूप जोड़ा होना। यानी कि एक व्यक्ति जैसा दूसरा व्यक्ति भी अगर मिल जाए, तो उसे हम बोलते हैं अनुरूप जोड़ा होना। यानी कि ये क्या हो जाएगा इसका मुहावरा, अंगूठी का नग होना। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी, अनुरूप जोड़ा होना। आगे बढ़ते हैं। ढाढ़स का विलोम शब्द इनमें से कौन सा होगा। आपको बताना है कि ढाढ़स का विलोम शब्द क्या होगा। तो ये है आपको ऑप्शन बी, त्रास। ढाढ़स का उल्टा हो जाएगा त्रास। ठीक है दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन बी, त्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसक्त का विलोम होगा। आपको बताना है कि आसक्त का विलोम इनमें से कौन सा है। आसक्त का विलोम हो जाएगा विरक्त। आंसर है ऑप्शन बी, विरक्त। आसक्त का विलोम हो जाएगा विरक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोयले की दलाली में मुंह काला, इसका क्या अर्थ हुआ। कोयले की दलाली में मुंह काला का क्या अर्थ हुआ। तो इसका अर्थ होता है ऑप्शन डी में जो लिखा है वो, यानी कि बुरे काम में बुराई मिलना। यानी बुरे काम से जब बुराई मिले तो उसे हम बोलेंगे कोयले की दलाली में मुंह काला, बुरे काम से बुराई मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाल बजाना का क्या अर्थ है। गाल बजाना का क्या अर्थ होता है। तो गाल बजाना का अर्थ होता है डिंग हाँकना। आंसर हो गया ऑप्शन सी, डिंग हाँकना। क्लियर है, गाल बजाना का अर्थ हो गया डिंग हाँकना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काश आज वर्षा होती। इस वाक्य में ये जो काश शब्द है,
ये किस प्रकार का निपात है? कौन सा निपात है? ये कास आपको बताना है। तो देखिए ये है आपको विस्मयादि बोधक निपात। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी, विस्मयादि बोधक निपात। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि काश मैं दरोगा बन जाता। तो आप समझ लीजिए कि जब भी ऐसे काश वर्ड का यूज़ हो तो समझ लीजिए कौन सा निपात है? विस्मयादि बोधक निपात है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है? आपको बताना है कि सूर्योदय का सही संधि विच्छेद इन चारों में से कौन सा है? तो ये है आपको ऑप्शन सी, सूर्यधन उदय। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद है सूर्यधन उदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबुल कौन सा शब्द है? टेबुल ये जो शब्द है ये कौन सा शब्द है? तो ये है आपको विदेशज शब्द। देखिए दोस्तों, जब हम बोलते हैं टेबल तो आपको लगता होगा टेबल ये जो शब्द है ये इंग्लिश वर्ड है, तो इसलिए ये किस प्रकार का शब्द हो जाएगा? विदेशज शब्द। क्लियर हो गया? तो टेबल कौन सा शब्द है? ये है विदेशज शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? आपको बताना है कि हिंदी के वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो ये है आपको 11। ठीक है, 11 है टोटल स्वरों की संख्या। आप समझ लीजिए कि स्वर वर्ण क्या होते हैं। देखिए, स्वर उन वर्ण या ध्वनियों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतः होता है। ठीक है, स्वर उन वर्ण या ध्वनियों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतः होता है, जैसे अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, इस प्रकार अ तक। अंग अ नहीं होगा इसमें, याद रखिएगा दोस्तों, ये केवल अ तक ही होगा। टोटल 11 होते हैं स्वर। ठीक है, याद रखिएगा कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है, अ से लेकर के अ तक। क्लियर है? आगे चलते हैं। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? ये जो क्वेश्चन है आपको बताना है, इसमें चिरायु जो शब्द है इसमें किस उपसर्ग का यूज हुआ है? कौन सा उपसर्ग यूज हुआ है? तो ये है आपको चीर। आयु शब्द में पहले हम जोड़ दिए चीर, तो ये क्या बन गया? चिरायु। तो ठीक है दोस्तों, समझ गए हैं कि उपसर्ग क्या होता है जो कि आगे जोड़ी जाएगा। तो चीर जुड़ करके बन गया है चिरायु। तो क्लियर हो गया, चिरायु में कौन सा उपसर्ग है? चीर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। महोष्ण का सही संधि विच्छेद कौन सा है? महोष्ण का आपको सही संधि विच्छेद इसमें बताना है। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, महाधन उष्ण। महाधन उष्ण होता है महोष्ण। आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नाश कर देना के लिए सही मुहावरा कौन सा होगा? नाश कर देना, इसके लिए आपको सही मुहावरा बताना है कि क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, पानी फेर देना, हम बोलते हैं ना उसने पानी फेर दिया, यानी कि क्या कर दिया? काम खराब कर दिया, नाश कर दिया। तो नाश कर देना के लिए सही मुहावरा हो जाएगा पानी फेर देना। किसी काम में कोई पानी फेर देता है यानी कि नाश कर देता है, काम बिगाड़ देता है। आगे बढ़ते हैं, गुण का विलोम शब्द कौन सा होगा? गुण का विलोम शब्द बताना है। तो गुण का होता है अपोजिट दोष। ठीक है, तो गुण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दोष। आंसर है ऑप्शन बी, दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वय का सही संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है? अन्वय का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, अनुधन अय। अनुधन अय हो जाएगा अन्वय। अन्वय का सही संधि विच्छेद है अनुधन अय। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा, इसका क्या अर्थ हुआ? समझिए दोस्तों, लोकोक्ति है ये। एक तो करेला आप तीता दूज नीम चढ़ा, इसका क्या अर्थ हुआ? यानी कि इसका अर्थ हुआ बुरे का और बुरे से संग हो जाना, यानी कि आंसर का ऑप्शन डी। एक तो पहले से ही बुरा था, ऊपर से और भी बुरे लोग उसके साथ मिल गए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसके लिए लोकोक्ति, एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा। ठीक है, तो ये हो गया आंसर इसका ऑप्शन डी, बुरे का और बुरे से संग होना। आगे बढ़ते हैं, सरल का विलोम शब्द इनमें से कौन सा होगा? सरल का विलोम शब्द बताइए। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, कुटिल। सरल का विलोम शब्द यानी कि अपोजिट हो जाएगा कुटिल। आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, दिल पक जाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? दिल पक जाना, तो इसका अर्थ हो जाएगा अत्यंत पीड़ित होना। आंसर है ऑप्शन ए, अत्यंत पीड़ित होना। दिल पक जाना का अर्थ हुआ अत्यंत पीड़ित होना। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से देशज शब्द कौन सा है? तो ये है आपको लोटा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो लोटा शब्द है ये देशज शब्द है, तो इसलिए आंसर है आपका ऑप्शन बी, लोटा, ये देशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो सब कुछ जानता हो उसे हम क्या बोलते हैं?
अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है कि जो सब कुछ जानता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं सर्वज्ञ। आंसर हो गया ऑप्शन डी, सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसे हम सर्वज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनुवाद ये जो शब्द है इसमें किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो ये है आपको अनु। ठीक है, वाद के पहले जुट गया है अनु, तो ये अनु क्या हो गया, उपसर्ग। तो क्लियर है, अनुवाद में अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला सवाल है, इहलोक का विलोम शब्द कौन सा है। इहलोक का विलोम शब्द आपको बताना है, तो इहलोक का विलोम है परलोक, तो आंसर हो गया ऑप्शन डी, परलोक। इहलोक का अपोजिट हो गया परलोक। तो ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने आज के इस सेट में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सभी को कंप्लीट कर लिया है। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ आप अपने मार्क्स को भी बताएं कि आपको इसमें से कितने सवाल आ रहे थे और कितने नहीं आ रहे थे। ठीक है दोस्तों, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।